हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निकिता शर्मा आप सभी का अपने फिजिक्स की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है, और इसका आज लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 5 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है आपका, जिसमें टॉपिक आपको क्या पता है। टॉपिक आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, वहां पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या किया था, एक रिलेशन किया था। फिर वही चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो हमारी करंट डेंसिटी होती है, इसके साथ भी हमने क्या किया था, एक रिलेशन किया था। ठीक है, दोनों के लिए क्या बनाए थे, हमने फॉर्मूले बनाए थे। देन हमें आज का जो टॉपिक है आपका, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। आज हमें क्या करना है, ओम्स लॉ भी पढ़ा था हमने। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा था। तो आज हमें क्या करना है, ओम्स लॉ की डेरिवेशन करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेस लगाना है और उससे हमें क्या करनी है, ओम्स लॉ की डेरिवेशन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एग्जाम में आपके जो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये भी होती है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में फिक्स होते हैं आपके। किसी दिन मैं आपको किसी दिन किसी वीडियो के उससे थ्रू आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट आपके 20 ये होंगे, करीबन 20 क्वेश्चंस होंगे जो फर्स्ट बुक में होंगे, जिसमें से क्या निकल के आती है, डेरिवेशन निकल के आती है। ठीक है, तो वो फिक्स टॉपिक्स होते हैं कि उन्हीं के अंदर से आपके 5 मार्क्स के 4 या 5 क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, चलिए। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपसे बोला था कि जून से आपकी सेकंड बुक भी साथ साथ चलेगी, क्योंकि उसका फर्स्ट बुक से कोई लिंक नहीं है, यानी कि कोई बेस एक दूसरे के टच नहीं होते हैं। वहां पे आप, यहाँ आप अलग फिजिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपकी सेकंड बुक है वह वो पूरी किसके ऊपर है, ऑप्टिक्स है आपकी, वो अलग पोर्शन है। तो वहां पे हम धीरे धीरे क्या लेके चलेंगे, आपका ऑप्टिक्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड बुक भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और कल से उसकी टाइमिंग भी फिक्स है। सेकंड बुक की जो वीडियो अपलोड हुआ करेगी, आपको जो वीडियो मिलेगी वो 6 PM मिलेगी इवनिंग में। ठीक है, सेकंड बुक की जो टाइमिंग है वो आप डेली देखोगे, डेली यूट्यूब पे जो अपलोड हो जाएगी वो 6 PM इवनिंग में आपको मिल जाएगी। और फर्स्ट बुक की जो वीडियोस है ये भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मिलेगी, डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आपकी फर्स्ट बुक की क्या आ जाएगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी तरह से दोनों लेक्चर्स कवर करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ भी आएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे पूछ ही लेते हो। ठीक है, तो टॉपिक डालोगे आप, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, टॉपिक आई रिपीट, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हमें डेरिवेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका पहले डायग्राम समझ लेते हैं। हमें एक कंडक्टर लेना है। कंडक्टर के अंदर मैनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कैसे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत सारे। मैंने क्या किया, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, एक सेल लगा देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का काम करेगा, चलाने का काम करेगा। तो मैंने एक सेल लगाया जिसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, तो इधर पूरा नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया। एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से क्या होती है, माइनस होती है। आप सभी को पता है कि प्लस से क्या होती है, माइनस होती है। फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज अभी अपलोड नहीं हुई थी, आपकी वेडनेसडे या फिर थर्सडे में फर्स्ट बुक कंप्लीट एक ही वीडियो आएगी, और उसमें पूरा फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट बुक का जो आपका, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर जो है वो रह रहा है आपका, वो उसमें पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, या तो वेडनेसडे में आएगी या फिर थर्सडे में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कैसे बनेगी, प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पे एक ई एक्सटर्नल बना। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, एफ इजिकल्स टू क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी फोर्स लगती है, एफ इजिकल्स टू क्यू ई, या ई मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ज लिया हुआ है, ई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ई फोर्स लग रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव से क्या होगा, ये रिपेल होगा, और पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये इनकी जो डायरेक्शन होगी मोशन करने की, वो ये होगी। और जिस वेलोसिटी से ये मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जो इनकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। किस लिए होगी, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, एक्सटर्नल फील्ड लगाया है। तो यहाँ पे अब इनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वे में चलेगी। तो इस वेलोसिटी को, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये वीडी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, आपके मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाओ, उसमें करंट भी बनेगा। तो करंट कैसे बनता है, जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है, हमारी करंट बनता है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स उधर मोशन कर रहे हैं, तो करंट आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर से ऐसे फ्लो करेगा। चलिए, डायग्राम ड्रॉ करिए। और इसी के बारे में फिर हमने लिखा है,
कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एक कंडक्टर है जिसकी हमने लेंथ कितनी कंसीडर करी है, एल लेंथ, इसकी हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, डायग्राम जैसे भी आप डायग्राम बनाते हैं उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जरूरी है, ये नेसेसरी है कि आपको 2-3 लाइन इसके बारे में लिखनी होगी। जैसे आपने डायग्राम में बनाया उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको समझा दोगे। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, हमने एक कंसीडर किया, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी कंसीडर कर रहे हो आप, ए कर रहे हो, एल कर रहे हो, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना ए है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कितना लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आर एन, पर यूनिट वॉल्यूम में, टोटल में नहीं मान रहे, पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है आपका, एन है, स्मॉल एन। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जब हम कंडक्टर के अक्रॉस पर यानी कि किनारों पर क्या कर देते हैं, पोटेंशियल अप्लाइड कर देते हैं, यानी कि सेल लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इनसाइड द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करने लगते हैं, किस वेलोसिटी से, वीडी वेलोसिटी से, कहाँ पर, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है, इसको नोट करोगे आप। अब हमने क्या करा, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड किया अक्रॉस द एंड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, देखो जहाँ पे V पोटेंशियल होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन L, फॉर्मूला आपका क्या बनता है, E इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का ये डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू कितना बनता है, V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना है, ये पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पूरा नेगेटिव है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, पॉजिटिव से किसकी तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू जितना पोटेंशियल है इस एल लेंथ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू V अपॉन एल, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू V अपॉन एल। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो कितनी फोर्स लगती है वो भी देखते हैं। तो नाउ एक्सटर्नल फोर्स इज कितनी होगी, ये तो फॉर्मूला पता है ना आपको, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, किस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन्स पर, तो F इज इक्वल टू ई ई। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो फॉर्मूले बनाए हमने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना और इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, ई ई। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू क्यू ई, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे आप, ई ई। आगे चलते हैं हम। अब हम मान के चल रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो कितना है, m है। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है आपका, m है, देन एक्सक्लेरेशन, कोई मोशन कर रहे हैं तो एक्सक्लेरेट होंगे। ठीक है, तो इनका जो एक्सक्लेरेशन है वो कितना होगा, देन एक्सक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये तो फॉर्मूला होता है, एक्सक्लेरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कहाँ से निकल के आता है, F इज इक्वल टू एम ए से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहाँ पे आप क्या करोगे, F की वैल्यू रख दोगे, तो F की वैल्यू कितनी है, ई ई, तो यहाँ पे मैं F की वैल्यू रख रही हूँ, तो यहाँ पे रहेगा ई ई अपॉन में कितना हो जाएगा, m। इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखोगे, एक्सक्लेरेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, A इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स किसमें रखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अपॉन में उनका जो मास है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी, अभी हम मान के चल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या इनको थर्मल एनर्जी मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो जब ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो वहां पे इनकी क्या होती है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, u1 होती है। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, u1 होती है। फिर हमने इसको क्या किया, तो t1 टाइम के लिए इसको क्या कर दिया हमने, एक्सक्लेरेट कर दिया, एक्सपेक्शनल फील्ड लगाया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 हो जाती है। दोबारा समझोगे, पहले इसकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है आपकी, थर्मल वेलोसिटी कितनी है, u1 है,
एक इलेक्ट्रॉन की, वहां पे हमने क्या किया, इसको t1 टाइम के लिए क्या कर दिया, एक्सक्लेरेट कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, u1 से वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी, v1 हो जाती है। तो यहाँ पे जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो मोशन की कौन सी इक्वेशन लगाई जाती है, फर्स्ट इक्वेशन लगाई जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, u1 इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टो वन। ठीक है, ये बन गई। इसी तरह से जो और भी इनके इलेक्ट्रॉन्स है उनकी भी वेलोसिटी इसी तरह से बन जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की पहले थर्मल वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं कि u2 है, उसको भी हमने क्या किया, टू टाइम के लिए क्या कर दिया, एक्सक्लेट कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। इन दोनों इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनको साइड में लिख रही हूँ। दो इक्वेशन हमारी ये बनी है, E इज इक्वल टू v अपॉन एल, और एक बनी है हमारी A इज इक्वल टू ई अपॉन में m। ठीक है, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, वो थर्ड थी, ठीक है, सेकंड की है हमारी, इसकी सेकंड की जरूरत नहीं होगी, थर्ड की जरूरत होगी। ठीक है, A इज इक्वल टू ई अपॉन में m, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे चलोगे, इसमें लिखेंगे हम सिमिलरली the velocity of other electrons। ठीक है, electrons will be, कितनी हो जाएगी आपकी, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टो 2। ठीक है, इसी तरह से v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टो 3। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने n है, तो कितनी हो जाएगी आपकी vn इज इक्वल टू un प्लस ए टो n। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशंस बन गई, आपके समझ में आ गई होगी। पहले हमारी जो थर्मल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, u1 थी एक इलेक्ट्रॉन की, उसको हमने t1 टाइम के लिए क्या कर दिया, टो1 टाइम के लिए इसको एक्सक्लेट कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी u1 से कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तीसरे इलेक्ट्रॉन्स की, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना n है, तो लास्ट हमारा कितना हो जाएगा, vn इज इक्वल टू un प्लस ए टू एन। अब हम इसके क्या निकालेंगे, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है वो निकालते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम therefore the drift velocity, therefore the average, है ना, एवरेज निकाले थे क्योंकि सबकी अलग अलग है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, vd होती है। कैसे करोगे, जितनी भी वेलोसिटीज है उनको सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्यों, क्या क्या कर रहे हो आप, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो। तो कितनी हो जाएगी आपकी, vd इज इक्वल टू, सबको प्लस कर देते हैं हम, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सोन कहाँ तक जाना है, हमें vn तक जाना है, और किससे डिवाइड कर दोगे आप, n से डिवाइड कर दोगे। वैल्यू रखते हैं, चलिए देखो, वैल्यू रखोगे जब आप, v1 की वैल्यू कितनी है, u1 प्लस ए टो 1। ठीक है, इसी तरह से इसकी वैल्यू रखोगे तो u2 प्लस ए टो 2, प्लस ऐसे इसकी रखोगे, रखते रखते un की रखोगे तो कितनी हो जाएगी, vn की un प्लस ए टो n, डिवाइड बाइड किससे करना है, हमें n से करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है मैं इसको अलग कर रही हूँ, और जो फाइनल वेलोसिटी है मैं उसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से इक्वेशन बना रहे हैं अपनी, vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सोन कहाँ तक जा रहे हैं हम, un अपॉन में n प्लस, देखो ये जो टो 1 टो 2 टो 3 है हमारा, इसमें सब में क्या है, कॉमन, a कॉमन है। तो हम यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, a कॉमन ले लेती हूँ, तो कितना बचेगा आपका, टो 1 प्लस टो 2 अप टू सोन टो 3 ले लो, अप टू सोन कहाँ तक जाना है हमें, टो n, और डिवाइड बाई किससे कर देंगे हम, n से कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको पहचान में आ रहा होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। थर्मल वेलोसिटी है ये, और थर्मल वेलोसिटी के जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, आंसर आप दोगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, ऑलवेज जीरो होती है, राइट। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी हमारी, अगर जो वेलोसिटी अगर हमारा क्या कर रहा है, कोई भी रैंडमली मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। जब हम उसका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके अंदर, मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत सभी की अपनी अलग अलग क्या है वेलोसिटी है, तो उसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना आता है आपका, जीरो आता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज
u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सोन un अपॉन में n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, एंड टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 अप टू सोन टो n अपॉन में n इज इक्वल टू, इसको टो मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिलैक्सेशन टाइम होता पता है आपको, टो क्या होता है हमारे रिलैक्सेशन टाइम, तो ये आपका क्या है, टो हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वाली इक्वेशन में देखो क्या हुआ, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये तो 0 बन गया ए, और ये क्या बन गया आपका, टो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 वी डी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपके 0 प्लस ए, इसको क्या माना हमने, टो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टो हो जाएगा, तो वी डी इज इक्वल टू ए टो, ये बना। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से, इक्वेशन नंबर थर्ड से किसकी वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू पुट करोगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ई ये टो एसिड अपॉन में कितना m, और ये आपका क्या बचा, टो बचा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे e की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड मैंने इसी वजह से लिखा था क्योंकि दोनों का हमें यूज करना है। e की वैल्यू फर्स्ट से रखोगे, पहले हमने थर्ड से a की वैल्यू रखी, जब थर्ड से a की वैल्यू रखी तो e बना, इस e की वैल्यू कहाँ से रख दोगे आप, फर्स्ट से रख दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ e फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, e की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ई इसी की वैल्यू रखेंगे ना, e की वैल्यू कितनी है आपकी, v अपॉन एल, ठीक है। तो v अपॉन में कितना l, और बाकी सब ऐसे e तो अपॉन में कितना था m था, तो मैं इसको ऐसे करके लिख दूं m l, ठीक है। क्या करना मैंने, e की वैल्यू रख दी पहले, ये v अपॉन l हमने e की वैल्यू रखी, बाकी सब ऐसे ही आपका e टो अपॉन में कितना आपका m है। इसको हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं, अब इसको इक्वेशन इसको लेट कर लेना, कितनी बन गई थी हमारी, 3 इक्वेशन बन गई थी, इसको फोर्थ मान लेना, ये वाली जो इक्वेशन है इसको फोर्थ मान लेना, और इसको मान लेना फिफ्थ, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई आपको, और दोनों को थोड़ा बॉक्स में बंद भी कर लेना, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई आपकी, एक तो फोर्थ बन गई और एक फिफ्थ बन गई, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम, नोट करो उसको। देखो अब हम कहाँ से लेंगे, बाय द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में एक रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन था आपका वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए, ये था ना एन ई ए, इसको इक्वेशन मान लो आप, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका हम कहीं यूज करेंगे नहीं, कि इस इक्वेशन को तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप छोड़ देना, इसको मत मानना फोर्थ इक्वेशन, ये आपकी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन ये, और इसको मानोगे आप फिफ्थ इक्वेशन। हमने रिलेशन लगाया इक्वेशन नंबर फिफ्थ, कौन सा रिलेशन लिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे बन गई है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम और याद करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट भी तो यूज हो रहा है, तो हमें करंट भी चाहिए, करंट भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है करंट भी, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ और फिफ्थ का यूज करते हैं, तो बाय इक्वेशन फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, या फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, वी ई टो अपॉन में एम एल इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। दोनों इक्वेशन का हमने यूज किया, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बन रही थी हमने वो ले ली, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी थी आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ में कितनी बनी, वी ई
टो अपॉन में ml, और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बनती है रिलेशन से I अपॉन में NEA। तो हमें क्या बनाना है, हमें ओम्स लॉ प्रूफ करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे। तो हमने देखो दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो लगा, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दोनों से ये रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे हमें ओम्स लॉ बनाना है, तो आप रिमेंबर याद करोगे कि ओम्स लॉ क्या था, I अपॉन कितना होता था, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि R जो कांस्टेंट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे V अपॉन I बनाना है, V आपको दिखाई दे रहा है, I इधर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो V अपॉन I मैं उसको इधर लेके आ रही हूँ, V अपॉन में I, ये इसके डिवाइड में चला गया तो इसके डिवाइड वाला इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ml अपॉन में NEA, और इधर से क्या आ जाएगा, E टो, ठीक है। कैसे किया हमने ये, V अपॉन में I इधर लेके आ गए, उधर क्या बचा, इधर जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, तो कितना बना ml अपॉन में कितना आ गया NEA, ये पहले वाला, और इधर से जो मल्टीप्लाई में था ये भी किस में आ जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, V अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन में NE पे स्क्वायर हो जाएगा, E और E, तो NE स्क्वायर A टो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, V अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन में NE स्क्वायर अपॉन में कितना बन गया आपका A टो। अब एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर जो इसका कंडक्टर का टेम्परेचर है, वो फिजिकल क्वांटिटीज हम इसकी जो वो चेंज नहीं करनी है, तो इसका टेम्परेचर कैसे करते हैं, हम फिक्स करते हैं। तो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर, ये ml अपॉन में NE स्क्वायर A टो ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज, इन सबकी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, किस पर, एक फिक्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इसका कंडक्टर का बिल्कुल फिक्स है, मान लो हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इन सब पे इनकी जो वैल्यूज है जितनी की हुई, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, कंडक्टर की लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितने करंट होता है ना, कितना उस पर चार्ज होता है, इसका एरिया और इसका रिलैक्सेशन टाइम, ये सब, इन सब की वैल्यू कैसी होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। तो इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल देंगे, ये पूरा क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, तो हम लिखेंगे therefore V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो बना आपका, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, दिस इज, नीचे लिख दो, यहीं पे लिख दो, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, और आप यहाँ दिखा दोगे R, ये जो पूरी वैल्यू है क्या होगी आपकी R, वेयर R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर AL, ठीक है, A टो, ml अपॉन में NE स्क्वायर A टो इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये था आपका ओम्स लॉ का डेरिवेशन, किसके बेस्ड पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस्ड पर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चांसेस होते हैं इसके बोर्ड में आने के, ठीक है। तो आपको ये तैयार करनी है, कहीं भी कोई भी डाउट है, जो चीज आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो वो मेरे को आप एक बार बता दो कि मैं एक बार ऐसे आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने क्या लिया, कंडक्टर लिया, कंडक्टर में हमने एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट किया, तो वहां पे हमारा क्या बन गया, करंट बन गया, और जिस वेलोसिटी से, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को आपने नाम दिया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड जिसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड बनेगा, और एक्सटर्नल फील्ड जो बनता है वो प्लस से किसकी तरफ बनता है, माइनस की तरफ बनता है। तो ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, V अपॉन L होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सक्लेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू ई की जब आप वैल्यू रखोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई अपॉन में कितना बन जाएगा आपका, m बन जाएगा, ठीक है। जब हमने एक्सक्लेशन निकाला तो एक्सक्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू F अपॉन m, यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू रख दी, फोर्स कितनी रख दी इस पे, ई अपॉन में कितना हो गया, m हो गया। उसके बाद हम क्या मान के चले थे, हमने यहाँ पे माना था कि हमारी जो थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, u1 है, और उसको
t1 टाइम के लिए हमने क्या कर दिया, इसको एक्सक्लेट कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी। तो उस पर हमने क्या निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली, सबकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आई। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया कि हमने एवरेज वेलोसिटी जो थर्मल वाली थी वो अलग कर लिया, और जो हमारा टो वाला टाइम था वो रिलैक्सेशन टाइम हमने अलग किया। तो थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी हो जाती है आपकी, 0 हो जाती है। तो वहां पे सिर्फ जो फॉर्मूला बन गया था वो ये बना था, वी डी इज इक्वल टू ए टो, ये तो बन के आया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज था वो 0 हो गया था। ठीक है, पूरा टाइम हमने t1 t2 t3 जितना भी एवरेज था वो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, टी हो गया, टो हो गया। यहाँ पे फिर हमने ए की वैल्यू रखी, ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू रखी थी। उसके बाद जब ए की वैल्यू रखोगे तो ई भी बनेगा, फिर देन आपने क्या किया था, ई की वैल्यू रख दी थी, तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यहाँ से बन गई थी। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंडक्टर में करंट भी फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने पे भी इन पे रिलेशन बन रहा है। तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ से उठाया था, कहाँ से उठाया था, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन होता है तो वो क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए। दोनों इक्वेशन को हमने जब कंपेयर किया तो दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी थे, तो वहां से हमारा फॉर्मूला बन के आ गया v अपॉन आई। ठीक है, v अपॉन आई इज इक्वल टू में क्या बन गया था आपका, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए एल। और v अपॉन आई ये पूरा का पूरा अगर हम कांस्टेंट एक फिक्स टेम्परेचर कर दें, ठीक है, कंडक्टर का हमने फिक्स टेम्परेचर कर दिया है, तो वहां पे इन सबकी वैल्यू कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, ohm's law बोला जाता है। v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका ohm's law। फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये एक बार जरूर करके देखना है, ठीक है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे। मैं तो बोलूंगी कम से कम 2 या 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये बिल्कुल टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक चलेगा, यहीं से हम टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक मिल गया हमें रेजिस्टेंस पे, ये किसमें कांस्टेंट आया, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है। रेजिस्टेंस क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो होने का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पढ़ेंगे। मैंने आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कल से आपको 2 लेक्चर मिलेंगे फिजिक्स के, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों ही साथ में चलेगी। फर्स्ट बुक की जो टाइमिंग होगी वो मॉर्निंग में 8 AM पे आपकी वीडियो अपलोड होगी, एंड सेकंड वीडियो की जो टाइमिंग होगी आपकी, यानी कि सेकंड बुक की, वो इवनिंग में कितना होगा आपका, 6 PM होगा। तो दोनों बुक्स आपकी आराम से चलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।